शुरू अल्लाह के नाम से, जो तमाम कायनात में मखलूक़ात का पैदा करने वाला और पालने वाला है, और बेशक ज़मीनों और आसमानों पर उसकी हुक्मरानी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। नाजरीन, हम अपने सेकंड एपिसोड की तरफ अब गामजन हैं। पहले एपिसोड के अंदर हमने आपको बताया था कि खलाई मखलूक दुनिया के अंदर है, उसका क्या तस्वुर है, उसकी हकीकत क्या है। आज हम अपने इस एपिसोड का आगाज करेंगे कि पहला वाकया इसका रोजवेल में पेश आया और उसके अलावा एरिया 51 की क्या अहमियत है। और इसी सिलसिले में हमने रिसर्चर और अपने एक्सपर्ट जनाब सैयद मुबशर साहब को इस प्रोग्राम में मदऊ किया। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी मुबशर भाई, शुरू करें आप अपना। क्या अब आपके पास मजीद मालूमात है हमारे नाजरीन को बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। और ये कंटिन्यूटी है, जो हमने फर्स्ट वीलॉग किया था ये उसी को कंटिन्यूटी है। जो पहला हमारा वीलॉग था वो एक तरह से मैंने आपके व्यूवर्स के लिए एक फाउंडेशन बनाई थी, एक ग्राउंड बनाया था, ताकि उनको ये पता चले कि ये एग्जिस्ट करते हैं और अगर हम यूएफओ आसमानों में देखते हैं तो वो किस तरह की होती है। आज हम इससे जाएंगे और ये देखेंगे कि इसमें से जो रिट्रीव हुई हैं, जो यूएफओस क्रैश हुई हैं, उनमें एक सबसे मशहूर वाकया जो है वो रोजवेल का है। और ये यूएफओ क्रैश हुई थी 1947, 4 जुलाई 1947 को ये रोजवेल के मकाम पर एक्सीडेंटली क्रैश हुई थी। और उस टाइम में कहा जाता है कि उस रात वहां पर बहुत ज्यादा गरज चमक के साथ बारिश थी, तूफानी बारिश थी। और आपको आइडिया होगा कि अमेरिका में जिस तरह से लाइट स्टॉर्म आते हैं, तो ये उस तरह की एक तरह से तूफानी रात थी जिसमें ये क्रैश हुई है। अच्छा, अच्छा। रोजवेल जो जगह है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये एक बिल्कुल रिमोट एरिया है। ये शहरी आबादी से या किसी भी शहर से बहुत दूर दराज का इलाका है रोजवेल। और यहाँ पर जब ये क्रैश हुई तो 1947 की हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त ना तो कोई सैटेलाइट था, ना कोई मोबाइल इंटरनेट इस तरह का था। तो 2 से 3 दिन बाद पता चला कि यहाँ पे कोई जहाज या कोई चीज क्रैश हुई है। और वहां पे जो किसान थे वो बेसिकली एक एग्रीकल्चर लैंड था, तो वहां पे बहुत से किसान थे, उन्होंने ये वाकया अपनी आंखों से देखा। जब वो सही। वहां पे गए और वहां पे जाने के बाद उन्होंने एक तरह से चीजों को देखा, एनालाइज किया, तो उनको ये लगा कि ये कोई अजीब सा जहाज है जो कि क्रैश हुआ है। और इस वाक़े की रिपोर्ट जब लोकल पुलिस को की गई, उन्होंने आके देखा तो ये उनकी भी चीज समझ में नहीं आई। और इसके बाद जब 2 से 3 दिन गुजर गए और वहां पर फिर यूएस एयरफोर्स के जब फौजियों ने आके वो सारा देखा, तो उसने उनको वहां पे बाउंड कर दिया। अब वहां पर कोई नहीं जा सकता था। उस एरिया को बाउंड और कर दी। उस एरिया को बिल्कुल बाउंड कर दिया, वहां कोई नहीं जाता। उसके बाद जब इसको रिट्रीव किया गया, इसको जब देखा गया, तो सबसे पहले अमेरिकन का ये एक उनकी सोच थी कि हो सकता है कि ये रशियन कोई जहाज हो, कोई स्पाई जहाज हो जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। लेकिन उनका सारा फोकस रशिया की तरफ था। लेकिन जब स्टडी की गई, देखा गया, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हुई, तो इस वाक़े को टोटली छुपा दिया गया है। उनके पब्लिक में ये चीज आ चुकी है, इस चीज को देखा था, रिपोर्ट भी किया था। और बहुत सारी कुछ बातें भी करी हमने। तो उसके बाद 4 जुलाई को ये एक्सीडेंट वाकया हुआ है। और उसके बाद आप ये समझें कि तकरीबन कुछ 7 जुलाई को ये ऑफिशियल रिपोर्ट होता है कि रोजवेल के मकाम पर कोई यूएफओ क्रैश हुई है। और ये काफी मशहूर होता है, अखबारों में इसके आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें भी आती हैं। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इसकी फर्दर रिसर्च की जाती है, पता चलता है कि वाकई ये किसी और सैयारे से आई हुई कोई जहाज है। तो इसको फिर अमेरिकन जो आर्मी है वो इसको ऑफिशियली अपना बयान चेंज करती है, और वो ये कहती है कि एक वेदर बलून था जो कि एक सीक्रेटली अमेरिकन टेस्ट है, माहौल के हिसाब से और वेदर को देखने के लिए।
तो ये एक वेदर बलून था जो कि फटा है। ये फिर बाद में ऑफिशियल अमेरिकन आर्मी का स्टेटमेंट आया। लेकिन इससे पहले क्योंकि पब्लिक में ये चीज आ चुकी थी, रेडियो जी जी। प्रोग्राम्स में ये चीजें डिस्कस हो रही थी, और न्यूज़पेपर में इसकी हेडिंग्स वगैरह लग चुकी थी, तो ये चीजें अब ऑन रिकॉर्ड हैं। और अगर आप देखें भी तो 8 जुलाई 1947 को रोजवेल डेली का जो एक न्यूज़पेपर आता है, उसमें ये जी। चीज हेडलाइन के तौर पर आती है कि एक फ्लाइंग सॉसर जो है वो रोजवेल रेंज के करीब क्रैश हुई है। इसके ऊपर एक बड़ी मशहूर और ऑथेंटिक बुक भी लिखी गई है। और जब ये सारी रिसर्च हो रही थी तो इसमें अमेरिकन यूएस आर्मी के कर्नल फिलिप जे कॉर्सो उस अच्छा। इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, हम्म। जिनके बारे में ये भी कहा गया है कि उन्होंने खुद इसको अपनी बुक में एक्नॉलेज किया है कि उन्होंने एलियंस की डेड बॉडीज देखी थी। ये अच्छा। कोई आम बंदा रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये यूएस आर्मी का एक कर्नल है जो रिपोर्ट कर रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा सीरियस होके लेंगे कि वाकई इस तरह की जो बात अगर वो कर रहे हैं तो इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि इसके बाद मल्टीपल लोगों ने अपने रिटायरमेंट के बाद इस चीज को अपनी बुक्स में, इंटरव्यूज में कंफर्म एक्नॉलेज किया किया है। है कि हाँ, बिल्कुल, कि रोजवेल का वो जो एक्सीडेंट था वहां से हमने कुछ बॉडीज को रिकवर भी किया है। और ये किताब में भी अपनी लिखते हैं, कर्नल जे कोर्सो अपनी किताब में भी लिखते हैं कि वो जो यूएफओ थी वो इतनी एडवांस थी कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस चीज से बनी है, इसका मटेरियल किस तरह का है, और इसके अंदर जो चीजें हैं वो किस तरह की हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ये बात एक्नॉलेज करते हैं कि फॉर द टाइम जब गुजरा, 10 साल बाद, 20 साल बाद, हमने उस यूएफओ के अंदर से जो चीजें रिवर्स इंजीनियरिंग की, उसमें सर्किट था, उसमें चिप थी, उसमें फाइबर ऑप्टिक्स थी, उसमें लेजर्स थी, और इसके अलावा उसमें सीरीज थी, जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी फिर पब्लिक में आना शुरू हो गई। यानी कि आज जो हम चीजें देखते हैं, सर्किट्स देखते हैं, चिप्स देखते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स देखते हैं, लेजर्स देखते हैं, ये सारी की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें बेसिकली रोजवेल के यूएफओ क्रैश से मिली थी, जो कि अब फिर पब्लिक होना शुरू हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पब्लिक हुई, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो एक ऐसा क्रैश था जो वाकई किसी और सैयारे से आया था, और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, मतलब इसके आप ऊपर ये बुक्स कहना लिखी चाह रहे हुई हैं। हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो पहला एक वाकया था दुनिया के अंदर, जब दुनिया का वाकई ही एक हकीकी तौर पर उड़न तश्तरी और खलाई मखलूक का सामना हुआ। बिल्कुल। और इसके बाद जब फर्दर इस पे स्टडी की गई, रिसर्च की गई, तो ये भी चीज हमें पता चलती है कि वो रोजवेल के मकाम पे क्या कर रही थी, वो जो यूएफओ थी, उड़न तश्तरी, वो वहां पे क्या कर रही थी। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हमें मिलती है, 1945 में अमेरिका जब हिरोशिमा और नागासाकी नागासाकी पे जब एटॉमिक बम गिराता है, तो रोजवेल के मकाम पर वो अमेरिकन आर्मी का बेस था जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए थे। हम्म। तो ये कहा जाता है कि वो जो यूएफओ आई थी बेसिकली वो वहां पर ये स्टडी करने आई थी कि ये एटॉमिक वेपन्स में किस तरह एडवांस हैं, इनके पास कौन सी एटॉमिक वेपन की टेक्नोलॉजी, जहां पर वो उनके कि आमतौर पर यूएफओ जहां पर नजर आते वाली चीज जरूर होती है। ये बात मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज हैं, और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग पहलू है वो, सेकंड बात पे आता हूँ कि जब यूएफओ को ले लिया गया और स्टडी करने के लिए इसको कहीं पर रखना था, तो वहां पर स्टार्ट होता है, ये एक प्रोजेक्ट आता है जो एरिया 51 के नाम से आता है, कि ये जो यूएफओ है, इसको हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, बैक इंजीनियर करना है, तो हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पर खुफिया तौर पर एक कवर्ड ऑपरेशन के तौर पर हम इसको स्टडी कर सकें कि ये क्या है यूएफओ,
ये किस तरह से चलती है, इसका प्रोपोर्शन सिस्टम मतलब क्या है। आपका आपका तो कहने का उस लिए मकसद फिर यह है कि दुनिया के लिए जो एक बड़ी पुरस्कार जगह कहलाई जाती है, एरिया 51, वो बेसिकली एक रिसर्च लैब है जहां पर यूएफओस पर और एलियंस के ऊपर तहकीक की जाती है। बिल्कुल ये खुफिया लैब से है। ये एक टेस्ट सेंटर भी है, यहाँ पर चीजों का टेस्ट भी होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो टेक्नोलॉजी वाइज स्टडी भी होती हैं, बल्कि यहाँ तक भी कहा गया है कि खुद एरिया 51 के अंदर एजेंट हैं, जिनकी इंसानों के साथ अंडरस्टैंडिंग है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग पे है, ये भी कहा जाता है। ये अपने तौर पर एरिया 51 एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह हम कह सकते हैं, जहां पर सारी वो टेक्नोलॉजी जो कि सप्रेस टेक्नोलॉजीज हैं, वहां पे वो डिस्कस भी होती हैं, रिसर्च भी होती है, उसके बाद उनका जो टेस्ट ट्रायल होता है वो भी होता है। लेकिन ये सब पब्लिक की नजरों में नहीं होता, इसमें से किसी चीज को एक्नॉलेज नहीं किया जाता ऑफिशियली। अच्छा मुबशर साहब, मुझे एक बात ये बताएं एरिया 51 कि बात। जी। एक बात मुझे ये बताएं कि यूएफओस तो दुनिया में कई मुल्कों के अंदर नजर आई हैं। तो क्या ये सिर्फ अमेरिका ने ही एक इस तरह की कोई रिसर्च लैब बनाई है एरिया 51 के लिहाज से, या रशिया के पास या चाइना के पास भी कोई इस तरह की तहकीक मौजूद है? देखें, रशिया के पास भी हैं और चाइना के पास भी है, लेकिन अमेरिका की जो एरिया 51 है ना, ये आप इसको इस तरह से समझे कि ये एक पॉप कल्चर में आ गई है। जिस तरह एक मैन को रशिया का जो स्पेस प्रोग्राम होगा उसका नहीं पता होगा कि उसका स्पेस प्रोग्राम का नाम क्या है। इसी तरह चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम होगा, किसी को नहीं पता कि चाइना का स्पेस प्रोग्राम क्या है। लेकिन अमेरिका का जो नासा है ना, उसका सबको पता होगा कि नासा का ना अमेरिका का एक स्पेस प्रोग्राम है, उसको नासा कहते हैं। या जर्नली अगर मैं देखूं तो हमें यूके का भी नहीं पता होगा, एक नॉर्मल आदमी को, कि यूके का जो स्पेस प्रोग्राम है उसका नाम क्या है। या इसी तरह अमेरिका जो है ना वो अपनी ऑफिशियली चीजों को ना पॉप कल्चर में लेके आता है। जी। पॉप कल्चर से मेरी मुराद है कि वो हॉलीवुड में लेके आता है, वो उसको, उसके जो ऑथर्स हैं वो उसको डिस्कस करते हैं, वो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं। हॉलीवुड में ऐसी सैकड़ों फिल्में आपको मिलेंगी जो एरिया 51 के ऊपर हैं, बहुत सारे ड्रामे मिलेंगे। इसी तरह रशिया और चाइना की पॉलिसी बिल्कुल चेंज है, वो अपनी चीजों को इतना एक तो पब्लिकली हाईलाइट नहीं करते और छुपाते हैं। अमेरिका हर चीज के 2 से 3 प्रोस्पेक्टिव लोगों के सामने दिखाता है, लेकिन जो ओरिजिनल उसका जो टारगेट होता है ना, वो जी जी। पब्लिक से छुपाया हुआ होता है बिल्कुल। चले आगे चलते हैं अब हम। अच्छा, यहां से फिर मैं आपको एरिया 51 के बारे में बताऊंगा कि एरिया 51 उसके बाद एक ख्याल आता है कि हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी हो जहां पर हम ये एडवांस टेक्नोलॉजीज को उनके ऊपर स्टडी कर सकें, रिसर्च कर सकें, टेस्ट वगैरह कर सकें। तो फिर ये आता है कि ये 1955 में एरिया 51 जो है ना ये बनाया जाता है, और नवादा डेजर्ट में। और ये हम्म। तकरीबन 89 एकड़ पर मुबनी एक बहुत बड़ा एरिया है, और जिसके अंदर मुख्तलिफ पहाड़ भी हैं और मुख्तलिफ एरिया है, लेकिन ये ऊपर से सारा कवर्ड है। इसका सारा जितना भी है वो आपको अंडरग्राउंड नजर आएगा। सारा जितना भी एरिया 51 है, ये आपको 90% जो है ये आपको सारा जेर जमीन मिलेगा। उस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एक दफा ये कहा कि मुझे इसके बारे में ब्रीफ किया जाए, एरिया 51 क्या है, यहाँ पे क्या चीज चल रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। तो उनको भी एरिया 51 के बारे में ये कह दिया गया कि हम आपको इसके बारे में ब्रीफ नहीं कर सकते। और उसके बाद उन्होंने एक दो दफा दोबारा इस पे रिक्वेस्ट की कि मुझे एरिया 51 के हवाले से ब्रीफ किया जाए, लेकिन जो अमेरिकन आर्मी थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। तो उन्होंने एयरफोर्स को ऑर्डर दिया कि अगर मुझे इस पे आप ब्रीफिंग नहीं दे सकते तो मैं इसको ऑर्डर करता हूँ कि इसको जाके बॉम्ब कर दिया जाए। ये बड़ी ऑफिशियल एक थ्रेट था एरिया 51 को लेके। तो उसके बाद हुआ ये कि सीआईए की तरफ से दो जो उनके एजेंट्स थे वो आए, और उन्होंने आकर एरिया 51 के हवाले से फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया। उन्होंने ये कहा कि मुझे ले जाया जाए, मैं वहाँ विजिट करना चाहता हूँ, लेकिन मना कर दिया गया कि आपको वहाँ पर विजिट की इजाज़त नहीं है।
क्या? वो जो दो सीआईए के एजेंट आए थे उनमें से एक एजेंट का इंटरव्यू अभी रिसेंटली कुछ अरसे पहले आया था, जिसमें उनमें से जो एक एजेंट है वो ये क्लेम करता है कि मेरे बॉस जो सीआईए के लिए काम करते थे वो एक दफा मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम कुछ पैसे बनाना चाहते हो? तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कुछ सर्विसेज दरकार होंगी जिसके लिए तुम्हें स्पेशल सिक्योरिटी के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, 5 से 6 हफ्ते का होगा। वो सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद तुम्हें कार्ड और बैज, वो दो चीजें मिलेंगी जिसके बाद मैं तुम्हें ऑन बोर्ड ले सकता हूँ। 6 हफ्ते बाद उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई और उनके पास एक स्पेशल उनको बैज मिला, जिसके बाद उन उन दोनों ने फ्लाई किया, सीआईए के दो एजेंट्स ने फ्लाई किया और वो एरिया 51 गए। वहां जाने के बाद ये जो एजेंट होते हैं ये क्लेम करते हैं कि हम वहां जब गए तो वहां पर एक बहुत बड़ा हैंगर था, और जब हैंगर को हटाया गया तो मुझे वहां पर मल्टीपल यूएफओस पार्क हुई हुई नजर आई, जिनमें से एक के बारे में वो ये गालिब गुमान करते हैं कि ये यूएफओ रोजवेल वाला क्रैश था। और उसके बाद उस मुख्तलिफ मुझे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां ले जाया गया, जहां पर वो कहते हैं कि मैंने एलियन को भी देखा, जो कि ग्रे एलियन था, 6.5 फीट उसकी हाइट थी, और ओवल शेप की उसका हेड फेस था, नाक बिल्कुल छोटी सी थी। वो जो हमारे जहन में एक एलियन आता है बेसिकली उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। और ये भी उन्होंने बताया कि जो हम एलियन देखते हैं वो बेसिकली उसी का रेप्लिका है, वही इलिस्ट्रेशन जो हम देखते हैं वो उसी का उन्होंने रेप्लिकेट किया हुआ है। ये दोनों चीजें मुझे दिखाने का पर्पस ये था कि मैं अपने बॉस के साथ जाके वापस व्हाइट हाउस में ये ब्रीफ करूं कि एरिया 51 में ये काम हो रहा है। हम्म। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी वहां विजिट के लिए इजाजत नहीं मिली, और सीआईए के दो स्पेशल जो एजेंट्स थे वहां पे वो गए और उन्होंने जाके विजिट किया और फिर बाद में जाके प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया। और बाज रिपोर्ट्स में ये भी आता है कि इस वक्त प्रेसिडेंट जब ब्रीफ हो रहे थे तो उस वक्त रिचर्ड निक्सन उनके साथ मौजूद थे इस सारे उसमें प्रोसेस। सीन में। एरिया 51 के हवाले से एक और चीज बाद में आके, ये बहुत है। जी जी, बोले बोले। अच्छा, इसके हवाले से एक और इंटरेस्टिंग हमारे पास आती है कि रिचर्ड निक्सन ने भी अपने दौरे हुकूमत में जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जॉर्ज बुश सीनियर को बुलाया जो उस वक्त सीआईए के हेड थे, और उन्होंने भी यही कहा, रिचर्ड निक्सन ने, कि मुझे यूएफओ के टॉपिक के ऊपर ब्रीफ किया जाए। तो जॉर्ज बुश सीनियर जो उस वक्त सीआईए के हेड थे उन्होंने भी ये कहकर मना कर दिया था कि आप ऑथराइज नहीं हैं, हम आपको इसके ऊपर ब्रीफ नहीं कर सकते। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, इसके ऊपर बातें हो चुकी हैं, इंटरव्यूज हो चुके हैं, बुक्स लिखी जा चुकी हैं, और ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंटेड इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आपको अंदाजा होता है कि एरिया 51 इतना टॉप सीक्रेट है कि वहां पर ओहदों की भी वो वैल्यू नहीं है, वो नीड टू नो बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो एरिया 51 के हवाले से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रोपेगेंडा भी है, बहुत सारी खबरें झूठी भी हैं, लेकिन उसका जो सीक्रेसी का लेवल है वो उस बात से अंदाजा आपको हो गया होगा कि वो वाकई एक दुनिया की, अगर उसको ये कहा जाए कि दुनिया की सीक्रेट तरीन लोकेशन है, तो ये मैं समझता हूँ बात गलत नहीं होगी। अच्छा, ये मुबशर साहब, अभी तक हम समझते हैं कि एरिया 51 की मालूमात दुनिया को इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। जिस तरह अब आपने इसके ऊपर रिसर्च किया, आपके पास एक मालूमात है। तो अभी कुछ टाइम पहले हमने ये सुना था कि अमेरिका शायद ऑफिशियली अनाउंस करे एलियंस की मौजूदगी का एतराफ़। तो वो क्या मामला था, उसके बारे में बताएं हम। देखिए, सॉफ्ट डिस्क्लोजर ये आहिस्ता आहिस्ता थ्रू दी हॉलीवुड कर रहे होते हैं। बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी, बहुत सारे ड्रामे भी देखे होंगे, ये सॉफ्ट डिस्क्लोजर करते हैं। बल्कि अभी कुछ टाइम पहले कांग्रेस की एक हियरिंग भी आई थी जिसमें ऑफिशियल लोगों को बुलाया गया था जो कि अमेरिकन मुख्तलिफ सीक्रेट एजेंसीज के हैं,
जिन्होंने आके पूरा ब्रीफ किया था, और वो ऑन एयर भी हुई थी चीज, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। उसमें भी अगर आप देखें तो जब उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना कि आपका डायरेक्ट इनकाउंटर हुआ है किसी ऐसी सिविलाइजेशन से जो इस दुनिया की नहीं थी, तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वो ये जवाब देते हैं कि हम आपको इसका जवाब क्लोज एनवायरनमेंट में दे सकते हैं, पब्लिक एनवायरनमेंट में नहीं दे सकते। मल्टीपल टाइम उन इस तरह का जब डायरेक्ट हुआ ना कि आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, आपका डायरेक्ट सी एलियन से राब्ता हुआ है, या आपने कुछ इस तरह की एक्टिविटीज देखी है, कोई उनकी टेक्नोलॉजी आई है, तो वो सिर्फ एक जवाब देते हैं कि हम आपको इसका जवाब क्लोज एनवायरनमेंट में दे सकते हैं। और ये मल्टीपल टाइम्स उन्होंने इस तरह की बात की है। ये हेयरिंग भी ऑनलाइन है, अभी रिसेंटली हुई है। तो ये भी हमारे जो नाज़रीन हैं वो चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं जाके कि वहां पर इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को बहुत सीरियस लिया जाता है। अच्छा, इसी तरह एरिया 51 से मुतालिक और भी बहुत सारी ऐसी हैरत अंगेज इंकिशाफात हैं जो हम आगे आने वाले एपिसोड में करेंगे। और यहाँ पर मैं रिजवान साहब से भी कहूंगा कि वो आगे क्लोजिंग रिमार्क्स दें। जी जी, बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम देखा, हमारा ये सेकंड एपिसोड था हमारा खलाई मखलूक के बारे में, एरिया 51 के बारे में। और जो हमारा तीसरा और फाइनल एपिसोड है सीरीज़ का, उसके अंदर बड़े हम अहम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो एरिया 51 के अंदर क्या है, एरिया 51 के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उसकी मज़ीद आपको इंसाइट्स बताएंगे। फिर हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जो एरिया 51 के अंदर काम भी करते रहे हैं और एरिया 51 का अहवाल भी जानते थे। और लास्ट प्रोग्राम के अंदर हम सारा आपको कंक्लूजन देंगे कि खलाई मखलूक की हकीकत, और फिर जो एक खलाई मखलूक और इंसानों के दरमियान जो एक राब्ता हुआ है हमारा, उस राब्ते से इंसान ने क्या सबक सीखा है, या इंसान ने क्या उससे गेन किया है, क्या फ़वाद हासिल किए हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। और इस उम्मीद के साथ कि हमारा जो फाइनल इसका एपिसोड होगा वो एक आपके लिए बहुत हैरान कुन और एक दिलचस्प किस्म की चीज़ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट रिजवान शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।